अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाली हूँ वो वीडियो है हंसी टीवी वालों की। आज की वीडियो का टाइटल है द डायरेक्ट पैसेज द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस सी रूट एक्सप्लेन्ड। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि हंसी टीवी हमें ऐसी कौन सी मालूमात फराहम करने लगे हैं जिसका बिल्कुल भी हमें मालूम नहीं, दूर दूर तक। चलिए जानते हैं और जानते हैं कि दुनिया का सबसे ख़तरनाक समुद्री रास्ता जहां कोई भी नहीं जाना चाहता, ऐसी हैरत अंगेज़ जगह जहां 3 समंदर आपस में मिलते हैं। हंसी टीवी वालों की ज़बानी जानते हैं कि ऐसे कौन से 3 समंदर हैं जो कि आपस में मिलते हैं और बहुत ही हैरत अंगेज़ हैं। चलिए जानते हैं। इंटरनेट पर पानी की लहरों की खौफनाक वीडियो। जिंदगी में कभी अगर आपका समुद्री सफर करने का इत्तेफाक हो और आप इसके बारे में किसी से सवाल करें कि दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता कौन सा है जहां से बचकर वापस आना बिल्कुल नामुमकिन है, तो हम में से ज्यादातर को लगता है कि इसका जवाब होगा बरमुदा ट्रायंगल या फिर मैरियाना ट्रंच जैसी दुनिया की सबसे गहरी समुद्री खाई। लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता वो जगह है जहां पर दुनिया के 3 बड़े समुद्रों का आपस में पानी टकराकर एक तंग रास्ते से निकलने की कोशिश करता है और इस दौरान इस पानी का प्रेशर इस कदर बढ़ जाता है कि यहाँ पर 100 फुट लंबी समुद्री लहरें उठती हैं जो कि बड़े बड़े समुद्री जहाजों को लम्हों में गर्क करने की ताकत रखती हैं। यहाँ पर हवाएं 100 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड तक पहुँच जाती हैं और यहाँ पर पानी का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इंटरनेट पर पानी की लहरों की खौफनाक वीडियो ज्यादातर इसी इलाके की हैं जहां पर लहरें बेकाबू और मौसम पल के अंदर बदल जाता है। इस रास्ते का नाम है ड्रेक पैसेज, जिसे जहाजों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इस रास्ते को दरियाफ्त करने वाले बर्तानिया के समुद्री डाकू सर फ्रांसिस ड्रेक के नाम पर इसका नाम रखा गया और इसके रास्ते की दरियाफ्त की कहानी भी बहुत ही दिलचस्प है जो कि हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। और हम ये भी जानेंगे कि क्या चीज है जो कि समुद्री रास्ते को इतना खतरनाक बनाती है और यहाँ पर आज भी किसी सेलर का जाना दरअसल उसके लिए एक भयानक ख्वाब समझा जाता है। अच्छा। ऐसा क्यों है, इसका अंदाजा आपको ये नक्शा देखकर बखूबी हो जाएगा। हमारी दुनिया का 70% हिस्सा समंदर पर मुश्तमिल है, जिसमें से सिर्फ 5% के बारे में ही हम इंसान जान पाए हैं। दुनिया के सबसे बड़े समंदर पैसिफिक और फिर अटलांटिक ओशन के अंदर सिर्फ पैसिफिक इतना बड़ा है कि दुनिया के टोटल समंदर का 45% हिस्सा तो सिर्फ ये है। तीसरे नंबर पर इंडियन ओशन का नंबर आता है और चौथे नंबर पर सौदर्न और 5th नंबर पर आता है आर्टिक ओशन जो अंटार्कटिका या नॉर्दर्न पोल के पास मौजूद है। साउथ अमेरिका को अंटार्कटिका से अलग करने वाला ये 100 किलोमीटर चौड़ा इलाका ही दरअसल कहलाता है ड्रेक पैसेज, जहां पर 3 समंदरों पैसिफिक, अटलांटिक और अंटार्कटिक ओशन का पानी आपस में आकर मिलता है। पनामा कैनाल जो कि ह्यूमन मेड एक कैनाल है, इसको बनाने का एक मकसद भी इसी ड्रेक पैसेज जो कि केप हॉर्न और अंटार्कटिका के बीच मौजूद है इसको अवॉइड करना था। 15वीं सदी के अंदर फ्रांसिस ड्रेक नाम का एक समुद्री डाकू पूरे अंटार्कटिक ओशन के अंदर एक दहशत की अलामत बना हुआ था। इस जमाने के अंदर ब्रिटिश एम्पायर और स्पेनिश एम्पायर पूरी दुनिया पर कब्जे के लिए कोशिश में लगे हुए थे। ड्रेक को बर्तानिया की सपोर्ट हासिल थी और ये इनके लिए अफ्रीकी मुल्कों पर हमला करता, इनकी दौलत को लूटता और वहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर बर्तानिया वापस ले आता। ड्रेक ने अपनी लूट मार के दौरान देखा कि साउथ अमेरिका के मुल्कों के अंदर बेतहाशा दौलत और सोना मौजूद है जिसको लूटा जा सकता है। और जब इसने ये बात जाकर बर्तानिया की मलका एलिजाबेथ को बताई तो अब की बार ड्रेक को ये हुक्म मिला कि स्पेन के कंट्रोल इलाकों की जानिब बढ़े और वहाँ पर लूट मार मचाकर बर्तानवी इलाकों के अंदर इसको शामिल करता जाए और इस दौरान वो जितना चाहे लूट मार कर सकता है। प्लान के मुताबिक इसे साउथ अमेरिका की मशरकी साइड यानी ईस्टर्न कोस्ट लाइन से शुरू होकर तमाम कोस्टल एरियाज को कब्जाते हुए स्ट्रेट ऑफ मैजेलन के अंदर घुसना था जो कि मौजूदा चिली के करीब इस कॉन्टिनेंट से गुजरने का एक तंग तरीन रास्ता है। और यहाँ से गुजरकर इसने साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट लाइन के इलाकों पर हमला करके इनको ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर शामिल करना था, यानी पूरे साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट पर बर्तानिया का कब्जा करना। दिसंबर 1570 के अंदर 200 लोगों और 5 जहाजों के साथ इसके सफर का आगाज होता है। अर्जेंटीना के पास पहुंचकर इसके शिप के अंदर फूट पड़ गई और एहतजाज करने वाले 40 लोगों को अर्जेंटीना के अंदर इसने फांसी दे दी और अपने 2 जहाजों को वहीं पर छोड़ दिया और 3 जहाजों के साथ ये स्ट्रेट ऑफ मैगेलन को क्रॉस करके पैसिफिक ओशन के अंदर अभी पहुंचा ही था कि एक भयानक समुद्री तूफान के अंदर इसका जहाज फंस गया और देखते ही देखते ये तीनों जहाज एक दूसरे से अलग हो गए। एक जहाज को लगा कि शायद ड्रेक इस तूफान के अंदर मारा जा चुका है, लिहाजा वो अपने जहाज को लेकर बर्तानिया वापस चला गया। जबकि दूसरा जहाज एक तूफान के अंदर बहकर इस ड्रेक पैसेज के अंदर फंस गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। ड्रेक ने ड्रेक पैसेज की तरफ जाने वाले इस दूसरे समुद्री जहाज का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन उसको अंदाजा हो गया कि इससे आगे बढ़ना दरअसल मौत को दावत देना है।
ये वो टाइम था जब तक दुनिया को ये पता नहीं था कि इस रास्ते से आगे क्या मौजूद है, और दरअसल इस रास्ते से आगे मौजूद था एक पूरा अंटार्कटिका का कॉन्टिनेंट, एक पूरी नई बर्फ की दुनिया। उस टाइम तक कोई ग्लोबल मैप भी इजाद नहीं हुआ था, लिहाजा ड्रेक को अंदाजा नहीं था कि इससे आगे उसने जाना कहाँ है। अच्छा, ड्रेक पैसेज के तूफान से बाहर निकलकर इसने अपना जहाज मोड़ा और प्लान के मुताबिक साउथ अमेरिका की वेस्ट साइड पर तमाम इलाकों को लूटता लूटता सैन फ्रांसिस्को में जाकर ब्रेक लगाई। और इसके बाद ये दोबारा कभी बर्तानिया वापस नहीं गया, क्योंकि इसको डर था कि इसको वापसी के लिए दोबारा से इसी ड्रेक पैसेज से गुजरना पड़ेगा, और अब की बार अगर वो इस रास्ते के अंदर फंस गया तो इसका जिंदा वापस आना बिल्कुल नामुमकिन होगा। और ड्रेक ने ही इस रास्ते के बारे में दुनिया को बताया। इसने अपने सफर के अंदर लिखा कि इस रास्ते को क्रॉस करने के बाद कोई दूसरी दुनिया का रास्ता मौजूद है जहां पर अब तक कोई नहीं गया, और अगर गया भी होगा तो अब तक वहां से वापस नहीं आया। मतलब 17वीं सदी में बर्तानिया का कैप्टन कुक, जिसने न्यूजीलैंड को भी डिस्कवर किया था और इस दौर का सबसे बेहतरीन सेलर और खोजी था, ये उस आइलैंड की या अंटार्कटिका की तलाश में निकला, और इसका जहाज भी ड्रेक पैसेज के अंदर ऐसा फंसा कि बहुत मुश्किल से ये अपनी जान बचाकर बर्तानिया वापस आया और दोबारा कभी भी इस रास्ते पर नहीं गया। वो लिखता है कि इस कॉन्टिनेंट को ढूंढना इतना रिस्की है कि शायद कोई भी शख्स अपनी जान बचाकर वापस ना आ सके। और आज इसकी वजह हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि दरअसल जब अंटार्कटिका के ठंडे और अटलांटिक और पैसिफिक का गर्म पानी आपस में मिलते हैं तो ये इंतहाई खतरनाक कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि इस पानी का बहाव नॉर्मल समंदर के मुकाबले में कई सौ गुना तक बढ़ जाता है। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेज़न दरिया का बहाव दरअसल ड्रेक पैसेज के बहाव से 600 गुना कम है। जी हाँ, 600 गुना। अब ऐसा नहीं है कि पूरे साल यहाँ पर इसी तरह के समुद्री तूफान ही देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी कभी यहाँ पर इस तरह की रिलैक्स लहरें भी देखने को मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई भी जाने का रिस्क नहीं लेना चाहता। आज भी कमर्शियल समुद्री जहाज ड्रेक पैसेज को इग्नोर करते हुए स्ट्रेट ऑफ मैगेलन से गुजरना पसंद करते हैं। हालांकि ये बहुत ही तंग रास्ता है और ये भी खतरनाक है, लेकिन ड्रेक पैसेज के मुकाबले में इंतहाई कम। ड्रेक पैसेज के रास्ते के मुतबादिल के तौर पर इंसानों ने खुद से पनामा कैनाल बनाई थी, लेकिन आज भी समुद्री जहाज इसको भी इग्नोर कर रहे हैं, और इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर पनामा नहर का पानी जिस वजह से ऑपरेट होता है उसको कहते हैं गोटन लेक, और इसके अंदर तालाबों को भरने के लिए ये पानी इस्तेमाल होता है। एनवायरमेंटल बदलाव और बारिशों के अंदर कमी की वजह से इस नहर के अंदर पानी की सतह कम हो रही है, जिससे नहर के गुजरने की सलाहियत भी मुतासिर हो रही है। दूसरी वजह यह है कि बहरी जहाज पहले से साइज के अंदर बहुत बड़े हो गए हैं, और कुछ तो इतने बड़े हैं कि वो इस नहर से गुजर ही नहीं सकते। हालांकि 2016 के अंदर इस नहर को मजीद चौड़ा भी किया गया था, लेकिन ये फिर भी छोटी है। तीसरी वजह है कि दूसरे मुतबादिल रास्ते जैसा कि नगारा गोवा कैनाल या फिर आर्टिक रूट पनामा नहर के लिए मुतबादिल रास्ते के तौर पर आज मौजूद हैं, जो कि पहले मौजूद नहीं थे। और इसके अलावा इस नहर के इस्तेमाल के बढ़ते हुए खर्चात और पाबंदियों ने कुछ बहरी कंपनियों को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया है। ड्रेक पैसेज के रास्ते अंटार्कटिका का ठंडा पानी दुनिया के बाकी समंदरों के अंदर मिक्स होता है। इन समंदरों के रास्ते और नेचर को देखकर अंदाजा होता है कि इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, जितने बड़े समुद्री जहाज बना ले, लाइफ जैकेट इजाद कर ले, लेकिन कुदरत के सामने ये चीजें कोई हैसियत नहीं रखती। और आज का मॉडर्न इंसान भी इसी तरह से बिल्कुल बेबस है इनके सामने, जैसा कि आज से हजारों साल पहले का इंसान था। बाकी क्या आपको इस रास्ते के बारे में पहले से पता था? मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, और ये हंसी टीवी वालों की बेहतरीन कोशिश थी। और लास्ट में जो उन्होंने कहा कि जिस तरह हज़ारों साल पहले इंसान बेबस थे, इसमें कोई शक नहीं कि इंसान कुदरत के सामने, अल्लाह ताला के सामने, नेचर के सामने बेबस है। चाहे जिस तरह इन्होंने वीडियो के अंदर कहा कि लाइफ जैकेट इजाद कर ले, बहरी जहाज़ बड़े बड़े बना ले, लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत के सामने सब बेबस हैं। और बहुत शानदार वीडियो थी, बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, और बहुत कुछ सीखने को मिला, और नई वीडियो थी, और मेरे लिए एक नई चीज़ थी। ऐसी चीज़ें तो हम किताबों में नहीं पढ़ते बिल्कुल भी, और वो रटे रटाए तोते होते हैं, और जो किताबों में लिखा होता है वही कुछ पढ़ते हैं, लेकिन ये एक नई इन्फॉर्मेशन थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।